कक्षा 12वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 1 विलयन। एनसीईआरटी बुक का ये पॉइंट है 1.3.2 और इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है गैसों की द्रवों में विलेयता, अर्थात गैस यहाँ विलेय है और द्रव क्या है, विलायक है। तो कितनी मात्रा गैसों की इसमें घोल सकते हैं। तो जैसे पिछली बार अभी हम पढ़े हैं कि किसी की भी विलेयता विलेय विलायक की प्रकृति पर, ताप पर, दाब पर निर्भर करती है। तो गैसों की द्रवों में विलेयता भी विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा और दाब पर निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुत सी गैसें जल में घुली होती हैं। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है और ऑक्सीजन यह घुली हुई मात्रा जलीय जीवन को जीवित रखती है। जैसे हम मछलियों की बात करते हैं तो जो मछलियाँ होती हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही श्वसन करती हैं। यहाँ पर दूसरी ओर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जल में कम घुलनशील है जबकि HCl जो है अत्यधिक घुलनशील है। तो ये विलेय की प्रकृति पर और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में कोई चीज़ घुल सकती है। गैसों की द्रवों में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा अधिक प्रभावित होती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। तो यही है कि यदि हमको गैसों की विलेयता द्रव में बढ़ाना हो तो हम क्या करें, दाब बढ़ा दें। जितना अधिक दाब बढ़ाएंगे विलेयता उसकी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ समझना है कि जो गैसों की विलेयता है द्रवों में वो विलेय और विलायक के प्रकृति पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है और दाब पर निर्भर करती है। तो चलिए इन चित्रों से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक द्रव है और उस द्रव में ये जो काले काले हैं ये दिख रहे हैं, ये जो हैं गैस के अणु हैं, इसमें घुले हुए हैं और इसमें हम भार लगा करके, वेट लगा करके और इसमें दाब लगा रहे हैं। तो कम दाब लगा है तो इसमें विलेयता कम है एकांक आयतन में। यहाँ पर देखते हैं हम दाब बढ़ा दिए, यहाँ W1, W2, W3 का मतलब है इसमें जो भार है 3 गुना रख दिए। जब 3 गुना रखेंगे तो ये पिस्टन लगा है, ये पिस्टन हिस्सा है, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब यही है कि दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है, उसके समानुपाती होती है। और इसका अध्ययन सबसे पहले हेनरी ने किया था और उसने नियम भी दिया था। तो चलिए यहाँ पर भी देख सकते हैं ये नियम लिखा है हेनरी का, इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। विलेय गैस की सांद्रता विलयन के ऊपर उपस्थित गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अर्थात विलयन में जितना दाब लगाएंगे और उसमें गैस घोलेंगे तो दाब अधिक होगा तो अधिक गैस घोली जा सकती है। तो चलिए अब हेनरी का नियम समझते हैं। इसके 3 कथन हैं। जो सरल सा कथन है उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे, बाकी इनको हम समझ सकते हैं। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो आप यहाँ से भी अभी ये हेनरी का नियम इतना भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आपकी तैयार हो जाए उसको लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। और सब का कथन एक ही है कि किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वह विलयन पर या द्रव पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इसी तरह से ये अगला कथन है, किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन की उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो किसी विलयन में गैस का मोल अंश का मतलब यही है कि यहाँ पर गैस के मोलों की हम बात कर रहे हैं कि कितने मोल उसमें घुल गए हैं। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो अब सामान्य रूप से हेनरी का नियम ये है, इसको आपको तैयार कर लेना है। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात जितना उसमें दाब अधिक होगा उसके मोलों की संख्या उस विलयन में उतनी ही अधिक होगी। इसको सूत्र के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो P हो गया तो ये गैस का आंशिक दाब हो गया, X इसका मोल प्रभाज या मोल अंश हो गया गैस का, और ये जो KH लिखा है ये हेनरी का नियतांक है या स्थिरांक है। यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो हेनरी का स्थिरांक है और इसके आंशिक दाब
पर क्या प्रभाव पड़ता है इनको देखते हैं। इसमें अब हम एक यदि ग्राफ खींचें, ग्राफ किसके किसके बीच खींचें, गैस के आंशिक दाब पर और विलयन में गैस के मोल अंश पर, अर्थात P और X के बीच यदि हम ग्राफ खींचें तो यहाँ पर जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर एक तरफ जो है ये मोल अंश लिखा हुआ, इधर मोल अंश है और यहाँ पर ये HCl का क्या है, दाब है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाते हैं यहाँ मोल अंश का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है और इनके बीच हमको कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, सरल रेखा। तो हेनरी के नियम में आंशिक दाब और मोल अंश के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम हेनरी नीयतांक की बात करते हैं। KH क्या होता है, तो यह विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब KH का मान हर गैस के लिए एक समान नहीं होता है। एक गैस के लिए इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे ही गैस बदलती है, घुलने वाली गैस, इसका मान भी क्या हो जाता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न गैसों के लिए हेनरी नीयतांक का मान कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। दूसरा हमको ये देखना है कि ये जो हेनरी नीयतांक का मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस जैसी होगी उसी तरह से इसका मान होगा। अब यहाँ पर आपको ये भी नोट करना है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। इसमें क्या है, दिए गए दाब पर हेनरी नीयतांक का मान जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। तो आपको समझना है कि हेनरी नीयतांक का मान अधिक मतलब विलेयता उसकी क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पर ताप की बात करते हैं। तो ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है और यहाँ गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। तो तीन चीज़ें साथ में पढ़ना है कि ताप बढ़ाएंगे तो हेनरी नीयतांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा और गैसों की विलेयता घटती है। इसलिए जो जलीय जीव जंतु होते हैं, जलीय स्पीसीज होते हैं, वो गर्म जल में नहीं रह पाते हैं। उनको ठंडे जल में रहना आसान होता है क्योंकि गर्म जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है वो बाहर आ जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो ठंडे जल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन घुली हुई होती है तो उनको श्वसन करने में आसानी होती है। तो इस तरह से आपको समझना है कि यदि ताप बढ़ाएंगे हेनरी नीयतांक का मान बढ़ जाएगा जिससे विलेयता घट जाएगी। सीधा सीधा कहें तो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। चलिए ये टेबल बनी है, इस टेबल से जो हेनरी का नीयतांक है उसके मान को समझ सकते हैं। अभी पढ़े हैं कि जितना नीयतांक का मान अधिक होगा उतना ही गैस कम विलेय होगी। तो जल में गैसों की विलेयता के लिए बना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 144.97 ये हेनरी नीयतांक का मान है। इसका मतलब ये है कि हीलियम को जल में आसानी से नहीं घोला जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर देख ले रहे हैं कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड का जो मान है हेनरी नीयतांक का 1.83 × 10⁻⁻5 है। मतलब इसका मान बहुत कम है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को जल में आसानी से घोला जा सकता है। इसी तरह से उसके बाद मेथेन का भी ये मान देख लीजिए 0.413 है। तो यहाँ पर KH का मान अधिक है, इसका मतलब इसकी विलेयता कम है। KH का मान यहाँ पर कम है तो विलेयता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो आपको सीधा सीधा समझना है कि जब हेनरी नीयतांक का मान अधिक होगा तो विलेयता कम होगी। चलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। हेनरी के नियम के उद्योगों में अनेक अनुप्रयोग हैं। इनके अनुप्रयोग समझते हैं। हेनरी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। सोडा जल एवं शीतल पेयों का मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद कर दिया जाता है। तो यही है, यहाँ पर यदि हम गैस का दाब बढ़ाएंगे तो उसको हम अधिक घोल सकते हैं विलायक में। तो यहाँ पर जो शीतल पेय होते हैं और वो सोडा जल होते हैं उनकी बोतल को बंद करते समय दाब का मान अधिक कर देते हैं जिससे CO2 की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। अब आगे दूसरा समझिए। गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाबों पर गैस की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। तो देखिए जब भी गोताखोर पानी के अंदर जाता है तो बाहर का दाब अधिक हो जाता है,
जिसके कारण जो गैस होती है उसके रुधिर में अधिक विलेय हो जाती है, अन्य गैसें भी विलेय हो जाती हैं। और जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं धीरे धीरे, तो जो बाहरी दाब है वो कम होने लगता है, जिसके कारण घुली हुई गैसें जो रक्त में, खून में जो गैसें घुल गई हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर निकलती हैं। उसमें जो नाइट्रोजन होती है बुलबुले बन करके निकलती है, जिससे यह कोशिकाओं को अवरोध उत्पन्न कर देती है। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब यही है कि कोशिकाएं जो हैं अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाती हैं, स्थिर हो जाती हैं और यह एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है जिसे बेंड्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आदमी वहाँ पर अकड़ जाता है, उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, सिकुड़ना फैलना बंद कर देती हैं, और यह अत्यधिक पीड़ादायक होता है और जानलेवा होता है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि बेंड्स बीमारी क्या है। तो अभी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब गोताखोर जाते हैं गहराई में समुद्र में, तो जब नीचे की ओर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं वो हमारे खून में अधिक घुल जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन गैसें भी घुल जाती हैं। और जब व्यक्ति ऊपर आता है, गोताखोर ऊपर आता है, तो वहाँ पर दाब घटता जाता है, जिससे जो घुली हुई नाइट्रोजन है जो ऑक्सीजन में जाकर के घुल गई है वो बुलबुले के रूप में निकलती है और आदमी की कोशिकाएं अवरोध उत्पन्न कर देती हैं, सिकुड़ना फैलना बंद कर देती हैं, वह अकड़ जाता है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? बेंड्स कहते हैं। इससे शरीर में बहुत दर्द होता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। अब क्या करें? बेंड्स से बचने के लिए नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु भरा जाता है। तो यहाँ पर यही है कि अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो इससे बचने के लिए ऐसा जो टैंक है जब ले जाते हैं गोताखोर श्वास के लिए, जिनमें थोड़ा बहुत हीलियम मिला होता है। तो हीलियम कितना मिला होता है देख लीजिए, इसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन का एक टैंक ले जाते हैं। इससे हम बैंड से बच सकते हैं, अकड़न से बच सकते हैं। अगला प्रभाव देखते हैं हेनरी के नियम का। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। इन जगहों पर रहने वाले लोगों, आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिसके कारण आरोहक मतलब जो पहाड़ों में या ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं उनको आरोहक बोलते हैं। इसके कारण वो कमज़ोर हो जाते हैं और सोच नहीं पाते हैं, और इससे हम क्या कहते हैं? एनाक्सिया कहते हैं। ये एनाक्सिया एक बीमारी है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है, जिससे हमारे रुधिर को, ऊतकों को अधिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो हम कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? एनाक्सिया कहते हैं। तो चलिए, अभी तो हम दाब का प्रभाव पढ़ रहे थे कि दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हम देखें कि गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप के बढ़ने से किसी गैस के द्रवों की विलेयता घटती है। तो घुलनशीलता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो उसकी विलेयता क्या होती है? घटनी चाहिए। तो यहाँ पर ताप का प्रभाव आपको समझ लेना है कि ताप बढ़ने पर किसी गैस के द्रवों की विलेयता क्या होती है? घटती है। सिर्फ इतना पॉइंट आपको लिख लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर गैसों की विलेयता द्रवों में समझे। थैंक यू।